नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम मौजूद है पंचायत बलिया, जहां पर 39वां मधुबनी जनसंवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मालूम हो, जनसंवाद का कार्यक्रम पूरे बिहार में बड़ी जोर शोर से किया जा रहा है। पहले जहां पर डीएम एसपी से मिलना आम ग्रामीण जन के लिए दुर्लभ था, आज वहीं जनसंवाद के माध्यम से जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत जनता की समस्या से अवगत हो रहे हैं। इस क्रम में आज बलिया, गंगापुर व मदनपुर पंचायत के जनसंवाद कार्यक्रम में डीएम अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार गौरव, बीडीओ लखनऊ डॉक्टर विमल कुमार, गंगापुर मुखिया, मदनपुर मुखिया एवं बलिया मुखिया व अन्य डिपार्टमेंट, अनुमंडल तथा बीडीओ लेवल, अनुमंडल तथा प्रखंड लेवल के अधिकारी मौजूद रहे तथा हजारों की संख्या में महिला व पुरुष व सभी विभाग के स्टॉल मौजूद रहे। इस मौके पर एसपी मधुबनी व डीएम मधुबनी ने मतदाताओं को संबोधित कर 112 नंबर की भूमिका बताई तथा निर्वाचन आयोग व जल संचय, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के महत्व के बारे में जनता को अवगत किया तथा कुछ नुक्कड़ नाटकों के द्वारा नशाबंदी पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर देखे एसपी सुशील कुमार एवं डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने क्या कहा। कहीं पे किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, तो आपको केवल एक नंबर याद रखना है। बहुत पहले इमरजेंसी के बहुत नंबर होते थे, जो कि आप अगर एम्बुलेंस के लिए अलग नंबर होता था, अग्निशमन के लिए अलग नंबर होता था, पुलिस के लिए अलग नंबर होता था। अब ये एकीकृत नंबर है 112, जिसको केवल इसी को याद रखना है। आप इस पे कॉल करेंगे तो हमारे जो पटना में कॉल सेंटर में डायल 112 का अलग सा एक कॉल सेंटर है, उसमें कॉल जाता है, वो आपके सारे डिटेल्स को लेते हैं। आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपका लोकेशन है और आपकी क्या समस्या है, और वो तुरंत ही जो साथ में आपके बगल की जो गाड़ी होगी, जो डायल 112 की स्पेशली गाड़ी है, वो जो आपके बगल की होगी, उसको वो डायरेक्ट करते हैं कि आप पहुंचे वहाँ पे। आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से इस कार्यक्रम में आप लोगों के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। ये उद्देश्य था हम लोगों का कि सभी कार्यक्रमों के बारे में, जो सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना और जो सरकार की उपलब्धियां रही आपको बताना, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम के जानकारी के अभाव में उससे वंचित ना रह जाए, उसके लाभ से वंचित ना रह जाए। यही उद्देश्य हम लोग का रहता है। हम लोगों के लोकतंत्र का महापर्व चुनाव कहा जाता है और अगले वर्ष चुनाव होने की संभावना भी आप सभी लोग जान रहे हैं। उसी की तैयारी के क्रम में मतदाता सूची से संबंधित पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, विशेष संख्या पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम एक अभियान के रूप में चलता है। इसमें अभियान के रूप में सभी लोगों का जिनका नाम छूटा हुआ है, जो मतदाता बनने लायक हैं, अभियान चला के उनका नाम जोड़ा जाता है। किसी व्यक्ति का नाम अगर विलोपित किया जाना है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वहां यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए हैं, तो यहाँ के मतदाता सूची से उनका नाम विलोपित किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। उसको अभियान के तहत किया जाता है। और जो अभी अभियान चल रहा है, ये 26 अक्टूबर से या 27 से 26 अक्टूबर को शुरू हुआ था और ये 9 दिसंबर तक दावा आपत्तियां ली जाएंगी। पंचायतों के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को 2 डस्टबिन दिया जा रहा है और एक हरे रंग का, एक नीले रंग का, एक में गीला कचरा रखने के लिए, एक में सूखा कचरा रखने के लिए। साथ ही साथ हर पंचायत में, हर वार्ड के लिए रिक्शा क्रय किया जा रहा है, उस कचरे को घर घर जाके कलेक्शन करने के लिए। इसके अलावा स्वच्छता कर्मी बहाल किए गए हैं और इस कार्यक्रम को चलना ऐसे है कि डस्टबिन में उम्मीद की जाती है कि आप लोग कचरे को डस्टबिन में रखेंगे और प्रत्येक दिन हमारे स्वच्छता कर्मी रिक्शा लेके हर वार्ड से कचरा कलेक्ट करेंगे आपके यहाँ से और पंचायत में जो WPU बन रहा है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, वहां पे लाएंगे। जो जिस कचरे से खाद बनाई जा सकती है उसको डिकम्पोज करके कंपोस्टिंग के माध्यम से उसमें खाद बना लेंगे उसको, और जिससे जो प्लास्टिक या अन्य कचरा है जो रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकलिंग के लिए बेच देंगे। तो इससे आपके पंचायत के कचरे का पूरा संपूर्ण निस्तारण होगा। अब इस स्कीम को मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत हल्के में सब लोग ले लिए, इतना हल्के में ले लिए हैं, इसका प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन ही नहीं हो रहा है। अब ये स्कीम योजना लाई क्यों गई थी, ये समझिए कि प्लास्टिक का कचरा और इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो होता है, चाहे ग्लास हो गया, बल्ब, ट्यूबलाइट, बैटरी, ये सब जितना है, ये सब कचरा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा करता है।
ये हम सबको समझने की जरूरत है इस बात को। ये सरकार अपने लिए योजना नहीं लाई है, आप ही के लाभ के लिए है ये। इतनी गंभीर गंभीर बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, इसीलिए कार्यक्रम लाया गया था। पहले इस कार्यक्रम को अगले के अगले साल तक क्रियान्वित कराना था, लेकिन अभी चूंकि इस कचरे, इतना ज्यादा प्लास्टिक का कचरा, इतना ज्यादा ट्यूबलाइट टूट रही, बल्ब टूट रहा, बैटरी, ये वेस्ट इतना ज्यादा होने लगा है कि अब सरकार के द्वारा कहा गया नहीं, पहले नहीं, इसको इसी मार्च में शुरू कर देना है, क्योंकि जितना विलंब करेंगे पंचायतों में उतना ही ये कचरा इकट्ठा हो जाएगा और उतनी ही बीमारी फैला देगा। और इसमें समझ ले, कभी सड़ता गलता नहीं है ये प्लास्टिक, कांच कभी सड़ के खाद बन जाएगा, कभी नहीं बनता है। एक बार की आपकी खाद्य सामग्री वाला कचरा फेंक दीजिएगा, भले सड़ के खाद बन जाए, लेकिन जो प्लास्टिक है, कांच है, वहीं वहीं पड़ा रहता है। आप खेती करिएगा उसमें मिलेगा, पानी में चला जाएगा, उसके माध्यम से सेवन करिएगा। कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं कुछ, अभी हालांकि बहुत इस पर रिसर्च कंप्लीट, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जेनेटिक चेंजेस भी आने लगते हैं इन सबसे, इतनी खतरनाक ये इसमें कंपाउंड होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तीसरा, मैं प्रमुख सामाजिक मुद्दे की बात करूंगा शराबबंदी के संबंध में। अब ये कह रहे थे ना, एक एक मुद्दा इतना गंभीर है कि मैं खुद भी नहीं रोक पाता। मैं चाहता हूँ 2 मिनट में बताऊंगा, 10 मिनट लग जाता है उस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अब मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में चीजों को रैप अप कर दें। आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत समय से सुन रहे हैं। तो शराबबंदी में बहुत अच्छा हमारे शिक्षक थे, बहुत अच्छा गीत भी सुनाया नशे के बारे में। तो निश्चित रूप से कोई किसी भी प्रकार का नशा है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। पूरे बिहार राज्य में 2016 से शराबबंदी लागू है, सब लोग जानते हैं। और लगातार आप लोगों के सहयोग से हमारे पुलिस विभाग, उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई भी कर रही है। डीएसपी साहब भी बता रहे थे 2 लाख लीटर से ज्यादा इसी वर्ष जब्ती हुई है। कई शराब माफियाओं पे भी कार्रवाई की गई है, जेल भेजे हैं। लेकिन जब कोई कानून बनता है तो उल्लंघन करने वाले लोग रहते ही हैं, कुछ न कुछ रहेंगे, वो हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन अगर चूंकि इतनी बड़ी समस्या है, एक शराब पीने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पे क्या क्या कुप्रभाव पड़ता है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन आंख बंद कर लेते हैं। थोड़े से मजे के लिए कोई भी शराबी व्यक्ति उस समय के लिए आंख बंद कर लेगा, जबकि उसको भी पता रहता है कि जहर है। जो पी रहा है उसका लिवर और अन्य अंग खराब हो रहे हैं, उसको भी पता है। लेकिन वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए, थोड़े नशे में मजा ले लेंगे, उसी उतने देर के लिए, मजे के लिए, एक दिन के, उस चीज को भूल जाता है। ये हम लोगों ने देखा है कई बार। बहुत शराबी व्यक्तियों का कुछ लीवर वगैरह प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ने बताया अब एक घूंट भी लिए तो जानलेवा हो जाएगी, तब वो छोड़ देंगे वो, और छोड़ेंगे, लेकिन कितना दिन तक? पूरा परमानेंट नहीं छोड़ते हैं। जहां कुछ सुधार हुआ, जहां दवा बंद हुई, अब जहां ये स्थिति की जानलेवा, तो उस समय उनका दिमाग कर रहा था नहीं छोड़ना छोड़ना। 3-4 महीना बाद लगा कि दवा बंद हो गई, डॉक्टर कहने अब सुधार हो गया है, फिर चालू कर देंगे। तो सोचिए, ये पता रहते हुए पीना, अब इतना नशे के शिकार हो गए हैं। तो ये हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है। सबको पता है कि ये बहुत खराब है। तो ना केवल उनके स्वास्थ्य के लिए बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति चौपट कर देते हैं। जो शराब में उड़ा देते हैं वो घर में बच्चों की पढ़ाई की फीस के लिए दे सकते हैं, घर में लोगों के पालन पोषण के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो शराबी व्यक्ति होते हैं माताओं बहनों के साथ घर में जाके मारपीट करते हैं, उनका पैसा और जेवरात भी छीन लेते हैं। हमारी बहुत जीविका दीदियों ने, हम लोगों ने इंटरेक्शन भी किया था, बहुत पॉजिटिव अनुभव रहा कि पहले उनके साथ होता था, बाद में सब बंद हुआ, घर में आर्थिक स्थिति सुधर गई। इतना नुकसान करता है ये। जब बताते हैं किसी को हाँ ये नुकसानदायक है, तब वो व्यक्ति थोड़े दिन तक छोड़ता है और फिर भूल के फिर उसी नशे में हो जाता है। तो ये समझ लीजिए, कोई भी नशे का शिकार व्यक्ति होता है उसके मन में अंतर्द्वंद चलता ही है कि एक तरफ पी रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, और जब कोई बताता है बहुत नुकसान हो रहा है तो कोशिश करता है कल से कम पिएंगे, लेकिन जो है हो नहीं पाता। तो इसकी आवश्यकता है कि समस्या का सामाजिक स्तर पे भी समाधान किया जाए। अगला जो बात करूंगा मैं जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में। जल संकट के बारे में सब लोग जानते हैं। ये मैं पहले भी, अभी गर्मी के मौसम में जब पानी का जलस्तर कम हो रहा था शहरी क्षेत्रों में, आपको बता दें, हमारे मीडिया के भाई लोग जान रहे होंगे और सकता और भी लोग जान रहे होंगे, नगर निगम क्षेत्र में पानी का जलस्तर, नीचे का भूगर्भ जलस्तर इतना नीचे चला गया था कि टैंकर से हम लोग को पानी देना पड़ रहा था। ये कभी सोचे थे हम लोग कि बिहार यूपी इन सब में टैंकर से पानी देंगे? ये सब तो रेगिस्तानी एरिया की बात है। अब लेकिन हम लोग यहाँ टैंकर से, पर टैंकर जाता था, लाइन लग जाती थी वहां पे, और कभी कभी हम लोग जब पूछते बता रहे हैं 2 किलोमीटर से लेने आ रहे हैं, और टैंकर हम लोग बढ़ा रहे तब भी हो रहा था। तो कितना किल्लत इसमें हुआ। तो जल संकट जो हम लोग, जो कि मरुस्थल रेगिस्तान एरिया की समस्या थी,
बाकी हम लोग चर्चा करते थे, किताबी उसमें पढ़ते थे कि जल संकट होने वाला है, जलवायु परिवर्तन होगा, जल संकट होगा, तृतीय विश्व युद्ध पानी के ऊपर होगा, ये सब चर्चा करते थे। वो दिखने लगा, इस साल हमको दिखा। जब अभी ये समस्या हो रही थी तभी मैंने सोचा था कि हम लोग जाएंगे, गांव गांव जाके प्रयास करेंगे कि जल संकट के बारे में लोगों को जागरूक करें। उसी समय हमारे दिमाग में चल रहा था। ये अवसर अब मिला है, जनसंवाद के माध्यम से हम जगह जाके बोल भी रहे लोगों से कि जल संकट अब कागजी काम नहीं रह गया है, कागज की चर्चा का विषय नहीं है। ये वास्तविकता से हम लोगों के जो पानी का, इसमें तो मधुबनी में तो जलस्तर ऊपर रहता था, यहाँ भी दिखने लगा है। और केवल शहरी क्षेत्र में नहीं, मुझे पूरा विश्वास है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, यहाँ भी कुछ जगह पानी का जलस्तर नीचे गया होगा, गर्मी में चापाकल बंद हुआ होगा। तो ये समाधान के लिए सरकार के द्वारा 2019 से जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है। अब इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए सभी सरकारी भवनों पे छत वर्षा जल संचयन संरचना, सुखता का निर्माण, तालाब का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, ताकि बारिश का पानी बह के भाप बन के उड़ न जाए। बारिश का पानी आए, उसको संचित करके फिल्टर करके भूगर्भ में भेज दें, भूगर्भ जल स्तर हमारा बढ़ा रहा है। लेकिन ये पूरी तरीके से सभी सफल होगा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 11वां कंपोनेंट है जन जागरूकता। अब उसके तहत यही अपील करना है आप लोगों से कि पानी का ये संकट तभी खत्म होगा जब हम सब लोग इसमें लगेंगे। पहला तो हम लोग योगदान करना है, जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है वो अपने घरों पे छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण कराएं, स्वच्छता का निर्माण कराएं, ताकि जो केवल सरकारी भवनों पर गिरने वाला पानी भूगर्भ न जाए, बल्कि जितने भी घर हैं कहीं भी पानी बह रहा है, हर व्यक्ति का निजी चापाकल का भी पानी जो बह रहा है सब फिल्टर करके हम लोग भूगर्भ में भेजेंगे। तब भूगर्भ जल स्तर बढ़ेगा, वो सुरक्षित रहेगा, बारिश के समय पे भी, गर्मी के समय पे भी वो नीचे नहीं जाएगा, चापाकल बंद नहीं होगा। तो हम लोग को सबको ये करना होगा जो सक्षम है। हम लोग बाथरूम बनवाते हैं, घर में किचन बनवाते हैं, बेडरूम बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं, घर को बहुत सजाते भी अंदर से, लेकिन ये छोटा सा चीज और करवा लेंगे, इससे बड़ा योगदान आपका कुछ नहीं होगा। आपके भविष्य में भावी पीढ़ियों के लिए ये हम लोग मरुस्थल बना के उनको नहीं देंगे, लोग ऐसा उनको देंगे जल स्तर कि पानी से भरपूर रहे, पानी दिक्कत ना हो। दूसरा प्रमुख हम लोग अपनी आदतों में सुधार लाना होगा, जो योगदान करना है, पानी की बर्बाद करने की जो प्रवृत्ति हम लोग की आदत है उसको सुधारना है। लास्ट में कार्यक्रम के बारे में बात करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमारे 7 निश्चय योजना के तहत 3 प्रमुख कार्यक्रम युवाओं के लिए चल रहे हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा प्रोग्राम, स्वयं सहायता भत्ता योजना। मैं बहुत अनुरोध करूंगा ध्यान से सुन लें, बस 2 मिनट समय और लगेगा। इसके तहत इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं कि जितना महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए, जितना लाभकारी है, उसके बावजूद अपने जिलों में जो आवेदनों की संख्या हम लोग अपेक्षा कर रहे थे उतनी है नहीं, उतने लोग लाभ नहीं लिए हैं। तो मेरा अनुरोध है इन तीनों कार्यक्रमों के बारे में सबको बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लें। पहला बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये योजना इसलिए लाई गई थी कि जिन परिवार में अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और अपने बच्चों को 12वीं पास के बाद उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो उनको मदद करने के लिए सरकार के द्वारा योजना लाई गई। इस योजना के तहत 4 लाख तक का शिक्षा ऋण बहुत कम ब्याज दर पे दिया जाता है और कोई सिक्योरिटी मोर्टगेज नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप बाहर से बाजार से लेने जाएंगे तो समस्याएं आती हैं, जिस वजह से लोन का वित्तीय भार परिवार पर ज्यादा पड़ जाता है, लोग ले नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बहुत बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सबको बताएं आप लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हों। साथ ही साथ मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ, हम लोग जो शिकायत पेटिका में आप लोगों ने रखा है उसको ले जाएंगे, एक एक जो सुझाव शिकायतें हैं उसका हम लोग निष्पादन कराएंगे, और अगर विभाग स्तर से उसमें कुछ समन्वय की आवश्यकता होगी हम लोग वहां से भी करवा रहे हैं, और हम लोग समाधान कराएंगे ताकि आप लोग जो प्रमुख समस्याएं हैं उसका हम लोग निदान करा सके। अंत में पुनः आप सभी लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सभी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम लगातार जिला में जारी है। ये 39वां जन संवाद कार्यक्रम था और इसके अलावा भी अन्य कार्यक्रम लगातार जिला में जारी है। तो इस तरह के कार्यक्रम के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।